हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कान्हा जी आप सबको अच्छा रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान ने श्रेजल को एक टास्क दिया था कि उसे सिर्फ 3 घंटे में 2 लाख खर्च करना है। वैसे तो आहान के लिए कोई खास बड़ी रकम नहीं थी, मगर श्रेजल के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम थी और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, उसने आज तक अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कभी शॉपिंग नहीं किया था। आहान जो उसे 3 घंटे का टाइम देते हुए कहते हैं, अगर 3 घंटे के अंदर तुम्हारी ये शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई और तुमने 2 लाख की बजट को क्रॉस नहीं किया, तो श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या? आहान जो कहते हैं, जितना पैसा बचेगा उतने केसेस तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। शेजल जो थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, ये पनिशमेंट है? आहान जब अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहते हैं, जी हाँ, यही पनिशमेंट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेजल को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरुआत करे। वो जल्दी जल्दी भागते हुए एक शॉप के सामने आती है, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्टैंडर्ड स्टेशनरी का शॉप था। जैसे ही आहान ने श्रेजल को टाइम बताया था, श्रेजल एकदम से घबराती है और भागते हुए कदमों से बुक स्टोर की तरफ दौड़ जाती है, जो कि उस मॉल के अंदर ही था। श्रेजल के दिमाग में वैसे भी पढ़ाई चल रही थी। वो काफ़ी बड़ा बुक स्टोर था और उसको इस वक्त अपनी क्लास 10th के लिए काफ़ी बुक्स खरीदनी थी और ऊपर से उसे एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी कुछ गाइड्स खरीदने थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से बुक शेल्फ के पास आती है। पहले तो उसे देख करके आसपास के एम्प्लॉयज़ उस पर ध्यान नहीं देते, मगर जैसे ही आहान उसके पीछे पीछे आए थे, एम्प्लॉयज़ भी श्रेजल के आसपास आकर के खड़े हो जाते हैं। वहीं एक एम्प्लॉय जो श्रेजल से कहता है, मैम ये लीजिए आपके लिए ट्रॉली। श्रेजल जो कहती है, हाँ थैंक यू, वैसे भी बहुत भारी भारी बुक है। और वो खुद से ही कहती है, ओ एनसीईआरटी कहाँ है? हाँ ये रही, इस पर तो डिस्काउंट है, ये भी रख लेती हूँ। और कौन सा एंट्रेंस का गाइड कहाँ है? अब वो बुक शेल्फ में जल्दी जल्दी अपने लिए गाइड्स ढूंढने लगती है कि तभी वो पीछे आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप खड़े क्यों हैं? अगर आए गई हैं तो अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी मदद करा दीजिए। आहान जो कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करा रहा, तुम्हें खुद ही सारा सामान खरीदना है। शेजल जो कहती है, अरे ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे मिल ही नहीं रहा वो बुक जो मुझे चाहिए। हाँ जो कहते हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम, और वैसे भी तुम अगर मेरे 2 लाख उड़ाती हो तो भी मेरा फ़ायदा है, और अगर नहीं उड़ाती हो तो और ज़्यादा फ़ायदा है। शेजल जो आहान की बातों को याद करती है कि जिस तरह से आहान ने उसे पनिशमेंट के बारे में बताया था, उसकी वजह से शेजल एकदम से झेप जाती है और जल्दी जल्दी बुक शेल्फ में अपनी गाइड्स ढूंढने लगती है। और फाइनली उसको एक मोटी सी गाइड मिल भी जाती है, जो कि उसके लेवल के लिए काफ़ी बेहतर थी। वो बेसिक लेवल के एंट्रेंस टेस्ट की गाइड थी। वो 2-3 और ऐसे ही एंट्रेंस बुक उठाती है और उसे भी ट्रॉली में रख देती है, और फिर कुछ कॉपी वगैरह उठा करके और साथ में वो कुछ नोटबुक्स वगैरह भी उठाती है। श्रेजल जो उसके कॉस्ट को देखते हुए कहती है, ये तो सेल पर है, पर इतनी महंगी क्यों है? इसका पेज ज़्यादा अच्छा होगा इस वजह से। ज़्यादा नहीं, इतना भी मोटा नहीं लूँगी, क्या करना है इतना मोटा लेकर के, लेकिन रख लेती हूँ ना। श्रेजल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो खुद से ही फालतू में बकवास किए जा रही थी, जिससे उसका टाइम वेस्ट हो रहा था। आहान जैसे कहते हैं, तुमने अपने 10 मिनट गवा दिए श्रेजल, मेक श्योर कि बाकी के टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज करो। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बस हो गया। और वो जल्दी जल्दी अपने सामने कुछ नोटबुक्स को लेती है और फिर उसे ट्रॉली में डाल देती है। आहान जैसे कहते हैं, अपने हाथों से लिखोगी? श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मतलब? आहान जो कहते हैं, बाहर क्यों निकल रही हो, तुम्हें और कोई सामान नहीं खरीदना है? श्रेजल जो कहती है, नहीं हो गया ना, बुक खरीद लिया, फिर नोटबुक भी खरीद लिया और गाइड्स भी खरीद ली। आहान जो कहते हैं, और पेन? श्रेजल जो कहती है, अरे हाँ, आप तो काफ़ी टैलेंटेड हैं, आपको तो सब याद रहता है। और ये बोल करके वो फिर से अपनी नज़र को चारों बुक स्टोर की तरफ घुमाने लगती है, जहाँ पर उसे एक जगह पर बहुत सारे पेन्स नज़र आते हैं। श्रेजल उनमें से भी सबसे सस्ता वाला पेन उठाई थी और वो उसको देखते हुए कहती है, इस पर डिस्काउंट, इसको ज़्यादा ले लेती हूँ, वैसे भी लिखते लिखते पेन तो खर्च हो ही जाएगा। आहान जो उसकी हरकतों को देखकर और उसकी बातों को सुनकर खुद से ही कहते हैं, पेन पर भी डिस्काउंट देख रही है, स्टूपिड। और अब उसके बुक स्टोर का सारा सामान उसके पास आ चुका था। आहान जब भी इस मॉल में आया करते थे, उस मॉल के मैनेजर जो कि तुरंत ही आहान के पीछे पीछे लग जाते थे।
शेजल जो उन सारे सामान को वहीं पर छोड़ करके आगे की तरफ निकल जाती है। हाँ जब मैनेजर से कहते हैं बिलिंग करा करके ले आओ, वो मैनेजर तुरंत ही अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है हाँ सर। और वो मैनेजर उस शॉप के मालिक को ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी बिलिंग करो। वैसे भी सर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और सर को लेट करने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही शेजल जो आगे इधर उधर भागते हुए कहती है अब क्या खरीदूँ, अब तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है मुझे खरीदने के लिए। शेजल जो उसी मॉल के अंदर एक क्लॉथिंग बुटीक की तरफ आगे बढ़ जाती है। वहीं उसे वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े नज़र आ रहे थे। शेजल जो पीछे आन की तरफ देखते हुए कहती है यहाँ से भी कुछ खरीद सकती हूँ ना। आन जो कहते हैं जल्दी खरीदो और जहाँ से मन करे वहाँ से खरीदो, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शेजल जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है मेरे पैसे तो नहीं हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। आन जो कहते हैं जब मैं ही तुम्हारा हूँ तो मेरे पैसे भी तो तुम्हारे हुए ना। अब अगर ऐसी बातों में टाइम वेस्ट करोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से 3 घंटे बीते। शेजल जो तुरंत ही आहान को ध्यान से देखती है और कुछ याद करते हुए जल्दी से उस क्लॉथिंग बुटीक के अंदर आ जाती है। वैसे तो शेजल को ट्रेडिशनल कपड़े पसंद थे, मगर वो हान से कहती है पढ़ते वक्त ना मुझे ऐसे भारी भारी कपड़े नहीं पहनने हैं, मैं कुछ ऐसे हल्का वल्का ले लूँ क्या। आहान जो कहते हैं तुम्हें जो लेना है तुम लो जान। शेजल जो तुरंत ही आहान की बातों को सुन करके कैजुअल कपड़ों की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर बहुत सारे टी शर्ट लोअर्स वगैरह रखे हुए थे। वहाँ पर काफ़ी सिंपल कपड़े लगे थे। शेजल उन्हीं में से कुछ कपड़ों को चूज़ करने लगती है। वो बार बार आहान की तरफ देख रही थी। आहान जो से कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, मुझसे हर चीज़ पूछ करके करना ज़रूरी नहीं है। शेजल जी कहती है मैं तो कलर दिखा रही थी, ठीक है ना। आहान जो उसका जवाब देते हुए कहते हैं जिसे भगवान ने इतने प्यार से नवाजा हो उस पर हर रंग सूट करता है शेजल, तुम कुछ भी खरीदो तुम पर अच्छा लगेगा। शेजल जो जल्दी जल्दी वहाँ पर कुछ ओवरसाइज टी शर्ट को अपने हाथ में लेती है और साथ में कुछ ट्रैक पैंट्स को लेते हुए वो ट्रॉली में रख देती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है। आहान जो कहते हैं बस इतना ही। शेजल जो कहती है हाँ, और आहान जो कहते हैं कुछ और भी खरीद लो और थोड़ा फैशनेबल, हो सकता हो तुम्हें बाहर भी जाना पड़े तो ये सूट वूट पहन करके तुम नहीं जा सकती, अब तुम्हें स्टूडेंट बन करके रहना है तो स्टूडेंट्स वाली ड्रेसिंग सेंस भी रखना होगा। शेजल जो कहती है बाकी सब तो काफ़ी मॉडर्न है, बस रहने देती हूँ ना। हाँ जो कहते हैं कुछ मॉडर्न नहीं है, चलो जल्दी लो। शेजल जो आसपास देखते हुए कहती है जीन्स ले लो। जो कहते हैं अरे ले लो, मुझसे बार बार पूछ क्यों रही हो शेजल। शेजल जल्दी जल्दी कुछ और कपड़ों को उसमें डालती है और फिर जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर भागने लगती है। शेजल जो अपने बाल पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहती है अब क्या खरीदूँ। वही आन भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। वो हान की तरफ मुड़ते हुए कहती है कितने पैसे बने होंगे अभी तक। आन जो कहते हैं मैक्स टू मैक्स 10,000। तुमने कपड़े भी इतने सस्ते खरीदे कि वो भी ज़्यादा बजट नहीं बना पाए। शेजल जो कहती है अभी बस 10,000 ही हुआ है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या खरीदूँगी। आन जो कहते हैं अब तुम्हारी मर्ज़ी, देख लो तुम्हें आसपास अगर कुछ और पसंद आए तो, वरना तुम रेडी रहना। शेजल जी कहती है अभी 10,000 हुए तो मतलब कितने बचे। आन जैसे कहते हैं 1,90,000। शेजल जी कहती है बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा है। आन जो कहते हैं लेकिन जब मैं किसेस दूंगा ना तो ये ज़्यादा नहीं लगेगा। शेजल जो चलते हुए आन की तरफ देखते हुए कहती है क्या मतलब है इतने सारे। आन जो कहते हैं इतने सारे क्या, एक एक किसेस गिन गिन करके दूंगा। शेजल तुरंत ही अपने कदम को थोड़ा रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है मैं नहीं झेल पाऊंगी इतने सारे किसेस, बाप रे। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से टेडी बियर पर पड़ती है। शेजल जो खुद से ही कहती है नहीं शेजल ये सब नहीं खरीद सकती, तू बड़ी हो गई है ना, अब क्या सोचेंगे वो, ये सब बच्चे खेलते हैं। और वहीं वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे अंदर की तरफ टॉयज़ खरीदने के लिए जा रहे थे, वो भी काफ़ी एक्साइटमेंट से। आहान जो उसको नोटिस कर लेते हैं कि वो अंदर कुछ देख रही है, लेकिन शेजल जो खुद को कन्विंस करके वहाँ से आगे निकलने लगी थी। आहान जो थोड़ा तेज़ कदमों से चल करके उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं तुम वहाँ क्यों रुकी थी, कुछ पसंद आ रहा है वहाँ पर। शेजल जो कहती है अब मैं बच्ची थोड़ी ना हो कि टॉय खेलूँगी, अब वो एक प्यारा सा टेडी बियर था तो बस वही देख रही थी, लेकिन नहीं लेना मुझे, अब पढ़ाई करनी है ना, ये सब थोड़ी ना। हाँ जो कहते हैं अगर लेना है तो ले लो ना, मैंने कहा तो है
भूल जाओगे तुम अब श्रेजल खुराना बन चुकी हो, श्रेजल सन्हा बन करके जियो। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, तो मैं खरीद लूँ? और ये बोल करके वो स्माइल करने लगती है जैसे उसे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो टॉय वाले शॉप के अंदर जाने की। वैसे भी जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी तब से श्रेजल की ज़िंदगी काफ़ी मैच्योरिटी से बीती थी। ना तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई खिलौना होते थे और ना ही कोई खेलने वाला, जिसकी वजह से आज श्रेजल को दोबारा से बचपना जीने का मौका मिला था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ निखर करके आ रही थी। श्रेजल जल्दी से शॉप के अंदर जाती है और उस बड़े से टेडी बियर को उठाते हुए कहती है, वाह ये कितना क्यूट है, इसको तो पकड़ करके सोऊंगी मैं। और फिर वो तुरंत ही आहन की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए कहती है, ये यही लेना था बस। आहन जो कहते हैं, अंदर भी देख लो कुछ पसंद आ जाए तो। श्रेजल जो कहती है, नहीं नहीं अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, क्या सोचेंगे सब लोग। आहन जो कहते हैं, सबके बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचना सीखो। और फिर वो उस टेडी बियर को एक एम्प्लॉय की तरफ इशारा करके उसे अपने हाथ में पकड़ने के लिए कह देते हैं। वो टेडी बियर अब एम्प्लॉय पकड़ लिया था और श्रेजल जो अंदर आते हुए कहती है, यहाँ पर तो सब छोटे छोटे बच्चों का सामान है। श्रेजल जो आसपास की तरफ देखते हुए अंदर आ रही थी, वहाँ पर बहुत सारे कलरफुल चीज़ें रखी हुई थी जिसे देख करके श्रेजल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। अभी श्रेजल की नज़र खिलौने पर ही टिकी थी कि तभी उसके हाथ के पास कोई अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मम्मा प्लीज़ दिला दो ना ये खिलौना। अचानक से श्रेजल की उंगली पकड़ने की वजह से श्रेजल की नज़र उसी तरफ चली जाती है जहाँ एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची, जो कि अभी श्रेजल के घुटने तक ही आती होगी, वो बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने सामने की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करी थी। मगर उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस वक्त जिसका हाथ उसने पकड़ रखा है वो उसकी मम्मा नहीं बल्कि कोई और है। श्रेजल उस प्यारी सी बच्ची को देख करके उसके सामने झुकते हुए कहती है, बेटा आपको क्या चाहिए। जैसे ही वो लड़की श्रेजल की आवाज़ सुनती है वो अपने चेहरे को उसकी तरफ मोड़ते हुए कहती है, मुझे ये खिला। आप कौन है। शॉली मम्मा के पास जाना है। श्रेजल इतने प्यारी बच्चे को देख करके एकदम से उसको रोकते हुए कहती है, सुनो क्या चाहिए आपको, मैं दिलवा दूँ। वो लड़की जिसके घुंघराले घुंघराले बाल थे और वो हल्का हल्का आगे की तरफ आ रहे थे, वो तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते कहती है, नो मम्मा मना करती है, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, आप खरीदो तो आपको जो खरीदना है मम्मा। और फिर वो मम्मा को ढूंढने लगती है। श्रेजल जो उस बच्ची को काफ़ी ध्यान से देख रही थी और वहीं वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपकी मम्मा कहाँ है, मैं ढूंढ देती हूँ, आप अगर ढूंढने पर आए ना तो इस बड़े से दुकान में आप खो जाएंगी। वह एक काफ़ी मॉडर्न और क्लासी औरत जो कि अपने ही बेटे को ढूंढते हुए कहती है, कृतु वे आर यू बेबी। कि तभी उसकी बेबी इस वक्त श्रेजल के साथ उसे नज़र आ जाती है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहती है, आप मेरी बच्चे को चुराने जा रही थी, हाउ डेयर यू, इतनी प्यारी और अच्छी शक्ल वाली लड़की भी ऐसी करती है। श्रेजल जी कहती है, आई एम सॉरी पर ये बच्ची ने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया था, आप गलत समझ रही हैं। वो औरत जो कि तुरंत ही अपॉलॉजी मांगते हुए कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, आई जस्ट थॉट मैं थोड़ा सा टेंस्ड हो गई थी। श्रेजल जो कहती है, इट्स ओके कोई बात नहीं। कि तभी वो लड़की जो कहती है, मम्मा वो टॉय दिला दो ना प्लीज़। श्रेजल जो कहती है, इतना प्यार से बोल रही है दिला दीजिए ना। वही वो औरत जो कहती है, इसने ऑलरेडी बकेट भर करके टॉय खरीद लिया है, अब इसे और टॉयज़ चाहिए, मैं कितने टॉयज़ दिलाऊं इसको, खेलना तो होता नहीं है, टाइम होता नहीं इसके पास। श्रेजल जो उस बच्चे को देखते हुए कहती है, अगर आपकी मम्मा की परमिशन मिल जाए तो मैं आपके लिए वो टॉय खरीद सकती हूँ। वो औरत जो कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। श्रेजल जो कहती है, अरे नहीं ना, रुकिए इधर आइए मेरी तरफ से। जो ये सब कुछ एक वॉल के पास आकर के टिक कर देख रहे थे और वो काफ़ी ध्यान से श्रेजल की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। उन्हें भी वो प्यारी सी बच्ची काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और वहीं श्रेजल का इस तरह से उस बच्ची के साथ स्वभाव आहन को और ज़्यादा श्रेजल के साथ इम्प्रेस कर देता है। वो औरत जो श्रेजल से कहती है, वैसे आपकी कितनी छोटी बच्ची है। जैसे श्रेजल के सामने एक क्वेश्चन आया था, श्रेजल तुरंत ही अपने चेहरे को नाम हिलाते कहती है, जी अभी। कि तभी पीछे से आहन जो कि उसके बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, बस होने वाली है, बहुत जल्द प्रोसेस में। आहन जैसे ही बोले थे, श्रेजल आहन की तरफ देखते हुए कहती है, पर अभी। आहन जो कहते हैं, है प्रोसेस में, तुम्हें पता नहीं है।
शेजल जैसे ये सुनती है वो आहान की तरफ एक बार देखती है और फिर सामने की तरफ देख करके अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुका लेती है। वही वो औरत जो कि शेजल के पेट की तरफ देखते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। शेजल को तो उसकी कोई भी बात पर ली नहीं पड़ रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आहान ने अचानक से एक स्ट्रेंजर से इस तरह झूठ क्यों बोल दिया। वही वो औरत जो शेजल से कहती है, वैसे आप तो काफ़ी प्यारी हैं, आपको बेबी बॉय चाहिए या फिर बेबी गर्ल? अब शेजल इसका क्या ही जवाब देती। शेजल कुछ भी नहीं बोलती और वो टॉय की तरफ देखने लगती है, या यूं कह लें कि वो उन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आहान उसको थोड़ा टीज करते हुए उसके कमर पर हाथ रखते हैं और अपने एक हाथ को धीरे से उसके पेट के पास सहलाते हुए कहते हैं, आई थिंक हमें बेबी गर्ल चाहिए, राइट? और फिर वो उस सामने खड़ी छोटी सी बच्ची को देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल वैसे है ना वाइफी? शेजल जैसे ही सुनती है वो एक बार फिर से आहान की तरफ देख करके अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, मुझे थोड़ा टॉय खरीदना था, मैं आती हूँ। वो औरत जो एक बार शेजल की तरफ देखती है और फिर आहान को देखते हुए कहती है, शायद शर्मा गई होंगी। शेजल जो दूसरी तरफ आकर के एक डॉक्टर सेट को देखते हुए कहती है, ऐसे मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगी और मेरे पास भी ऐसे ही होगा। आज उसके पीछे आते हुए कहते हैं, बिल्कुल मेरी बीवी बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनने वाली है। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप बहुत झूठ बोलते हैं, क्यों बोल दिया उस औरत को कि बच्चा प्रोसेस में है? हाँ जो कहते हैं, तो प्रोसेस में तो है ही। शेजल जो कहती है, और वो कैसे? और फिर वो अपने पेट की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो उसका जवाब देते हुए कहते हैं, धीरे धीरे आपकी खूबसूरती आंखों से जाकर मेरे दिल में उतर रही है और जिस दिन ये दिल में पूरी तरह उतर गई, बस उसके बाद क्या? उसके बाद रात भर का काम है। शेजल जो कहती है, हाँ पता है मुझे। जो हंसते हुए कहते हैं, तुमको क्या पता है, रात भर बातें होंगी, उसके बाद से अगले दिन तुम प्रेग्नेंट, राइट? शेजल जी कहती है, आप बार बार मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? आपको मज़ा आता है मेरे ऊपर हंस करके? आज अपने वॉच को देखते हुए कहते हैं, अभी 1,87,300 केसेस बचे हुए मैडम। अब सोच लो, इतना झेल पाओगी? शेजल को तुरंत ही याद आता है कि उसको तो कोई टास्क मिला है जिसकी वजह से वो जल्दी से उस डॉक्टर सर को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं इसको ले रही हूँ, ईरा को भी दिखाऊंगी, वो मुझे बताएगा कि सब कुछ किस तरह से काम करता है ना। जो कहते हैं, बिल्कुल। वही शेजल अब उस टॉय के भी शॉप से बाहर आ जाती है। शेजल जो खुद से ही कहती है, अब क्या खरीदूँ? उसके पीछे पीछे आ रहे थे शेजल जो उनकी तरफ घूमते हुए कहती है, कितने बचे? जो कहते हैं 1,87,300। शेजल जी कहती है, ये तो काफ़ी बड़ी रकम है, इतना तो खर्च नहीं कर पाऊंगी मैं। शेजल जब भी पूरी मॉल की तरफ अपनी नज़र को इधर उधर घुमा रही थी तभी उसकी नज़र एक कैडबरी के शॉप पर जाती है। शेजल जैसे ही वो देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। शेजल आहान से कहती है, अब देखिए मैं कितने जल्दी से पैसे उड़ाती हूँ आपके। और ये बोल करके वो भागते हुए उसी कैडबरी शॉप के अंदर आ जाती है और वो वहाँ से बहुत सारे चॉकलेट बॉल्स, बहुत सारी आइसक्रीम्स और उससे जितना बन पाया था उतना वो सारे सामान को लेते हुए आहान से कहती है, इतना सारा सामान खरीद लिया मैंने, अब आपके पैसे देखिएगा कैसे उड़ जाएंगे। और ये बोल करके उनके सामने चुटकी भी बजाने लगती है। जो उसकी हरकतों को देख कर खुद से ही कहते हैं, कैलकुलेशन लेवल कितना लो इसका, फिजिक्स में काफ़ी वर्क करना पड़ेगा इसको। वहीं उन सारे चॉकलेट्स की भी बिलिंग हो जाती है मगर अभी भी शेजल के पास 1,86,000 रुपीज़ बचे हुए थे। और आहान जैसे ही उसको ये बताते हैं, शेजल जो पूरी तरह कंफ्यूज होते हुए कहती है, अभी इतने ही कैसे खर्च हुए? इतना सारा सामान खरीद ली मैं, फिर भी इतने ही खर्च हुए? आहान जिसे देखते हुए कहते हैं, इतने ही खर्च हुए और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तुम खर्च कर भी नहीं पाओगी। शेजल जो शॉप से काफ़ी दुखी होकर के बाहर आ रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में इस टास्क को अब हार जाएगी। शेजल जो जाकर के रेलिंग से टिक गई थी, आज अपनी वॉच में देखते हुए कहते हैं, ओनली 1 hour 50 minutes लेफ्ट। शेजल जो नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं इससे ज़्यादा खर्च कर पाऊंगी, इतने सारे सामान खरीद लिए, अब क्या करूं? पूरा मॉल ही खरीद लूं क्या? जो लगातार शेजल की तरफ देखे जा रहे थे और वहीं शेजल नीचे की तरफ कि तभी उसकी नज़र जाती है एक छोटे से बच्चे पर जिसके कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे और वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन मॉल के गार्ड्स वगैरह उसको अंदर आने नहीं देते। उसने अपने हाथों में कटोरा रखा हुआ था और वो बार बार इशारे से ही कुछ खाने के लिए मांग रहा था, मगर वो गार्ड जो कि उसको डंडा दिखाते हुए बाहर की तरफ भगा देते हैं। और श्रेया की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बेचारा, उसको देखिए मार रहे हैं वो लोग। आहन की नज़र अभी तक तो श्रेजल पर थी, मगर जैसे श्रेजल ने यह बोला था आहन भी उसी तरफ देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। वो श्रेजल को उसके बाजू से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, क्या हो गया, क्यों दुखी हो रही हो और किसे मार रहे हैं? श्रेजल जी कहती है, आपके पास कितने पैसे बचे? 1,86,000 है ना? आहन जी कहते हैं, माइंड तगड़ा हो रहा है तुम्हारा। श्रेजल जी कहती है, अगर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगी तो आप मानेंगी क्या? आहन जी कहते हैं, रिक्वेस्ट क्यों करना है, हुक्म करो तुम मुझ पर। श्रेजल जी कहती है, तो फिर मैं आपसे ये ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट ही करूँगी कि हम ना उन सारे गरीब बच्चों के लिए ना कपड़े खरीद लेते हैं और साथ में उनके लिए कुछ खाने के लिए भी। आपको पता है जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता और वो सबके सामने जा जा कर के भीख मांगते हैं। अभी मैंने देखा वो छोटा सा बच्चा आया था और उसको गार्ड ऐसे मार मार करके भगा रहा था। बेचारा भूखा होगा ना, उसके लिए कुछ खरीद लेते हैं और जितने भी लोग ऐसे रास्ते में होंगे ना सबके लिए कुछ खरीद लेंगे और सबको अपने पास बुला करके ना उनको कपड़े, उनको खाने के लिए सामान और भी बहुत सारी चीज़ें देंगे, ठीक है ना? और ये बोल करके श्रेजल जल्दी से वहाँ अंदर की तरफ भागने लगती है ताकि वो बहुत सारा सामान उन लोगों के लिए खरीद पाए। कि तभी यहाँ उसकी कलाई को अपने हाथों में जकड़ते हुए उसको एक ट्वॉल देते हुए अपनी तरफ करते हैं, जिससे वो पूरी तरह घूम करके आहन की बाहों में आकर के लग जाती है। लेकिन वो तुरंत ही अपने आप को आहन से दूर करते हुए कहती है, क्या करें, जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है, सारा सामान खरीदा, वो भी इतने सारे लोगों। कि तभी आहन अपनी एक उंगली को उसके होठों पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल देता हूँ अपने गार्ड से, ये काम मेरे बॉडीगार्ड्स कर लेंगे, तुम चलो मेरे साथ। आहन जो उसके कमर को अपने हाथ में पकड़े हुए उसको काफ़ी मजबूती से अपने साथ ले जा रहे थे। श्रेजल जो काफ़ी हद तक आहन से चिपकी हुई थी, वहीं आहन अपने दूसरे हाथ से किसी को कॉल करते हैं और फ़ोन को कान पर लगाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ ऑर्डर देने लगते हैं। श्रेजल जो उनके साथ नीचे जाती है और फिर आहन से कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आहन जो कहते हैं, बाहर। और ये बोल करके वो श्रेजल को मॉल के बाहर ले आने लगते हैं। लेकिन तभी श्रेजल जो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, अरे पर मेरा गाइड, मेरा बुक और फिर मेरा टेडी बियर, चॉकलेट्स, वो सब कौन लाएगा? आहन जो कहते हैं, सब आ जाएगा श्रेजल, चलो। वहीं कॉलेज में इस वक्त पार्थिक और आयु का रिसर्च हो चुका था और वो लोग कैंटीन की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक लड़का जो कि जानबूझ करके आयु के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए कहता है, उप्स सॉरी क्यूटी पाई। आयु जो अपने कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, गंदा कहीं का। और फिर वो सामने की तरफ मुड़ करके चलने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उसके साथ जहाँ पार्थिक उसके बगल में चल रहा था वो अचानक ही कहीं रुक गया था। आयु पार्थिक से सब कुछ बात कर रही थी और वो अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है, कभी कभी ना मुझे रह करके अचानक से इतना गुस्सा आ जाता है कि मन करता है किसी का बाल ही नोच लूँ, और अभी भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है मुझे। थोड़ी देर में खुश हो जा रही हूँ, थोड़ी देर में गुस्सा हो जा रही हूँ, थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अभी मुझे फिर से थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। और ऊपर से वो आदमी पार्थिक कहाँ गया ये? कि तभी वो पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ती है वो देखती है कि वहाँ पर तो पूरा माहौल क्रिएट हो गया है। लड़के ने जानबूझ करके आयु के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की थी और उसको धक्का दे करके आगे की तरफ बढ़ गया था। पार्थिक उसको कॉलर से पकड़ करके काफ़ी बुरी तरह से पीट रहा था। वहीं आयु भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती है और सारे भीड़ को साइड करते हुए कहती है, हटिए, अरे हटिए ना, हटो यार, पार्थिक क्या कर रहे हो? पार्थिक जो उसको कॉलर से पकड़ करके पहले तो उसे गिराता है और फिर उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए पीछे दीवार से लगाते हुए कहता है, बहुत क्यूट लग रही है तुझे, हाँ, जानबूझ करके टची बन रहा है, जानता है कौन है ये? वही वो लड़का जो कहता है, छोड़ते वरना जान लेना। पार्थिक जो कहता है, क्या कर लेगा? और फिर वो उसकी गर्दन पर हाथ रख करके पहले उसे दीवार से थोड़ा दूर करता है और ज़ोर से उसे फिर से पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है, मारेगा मुझे? हाँ मारेगा, मार। जैसे अचानक से पार्थिक ने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया था, उसके सिर पर काफ़ी ज़ोर से चोट आ जाती है और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, छोड़ दे यार, अच्छा गलती हो गई,
पार्थिक तुरंत ही उसको आयु के पैर के पास गिराते हुए कहता है, माफ़ी मांग, भाभी है तेरी, और भाभी माँ समान होती हैं। उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ करके बोल, आइंदा से कभी नहीं होगा। वो लड़का बिल्कुल वैसे ही करता है। वो अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, सॉरी दीदी। कि तभी पार्थिव जो कहता है, अबे दीदी नहीं भाभी, गर्लफ्रेंड है मेरी। और ये उसने काफ़ी तेज़ और काफ़ी चौड़ करके बोला था। आयु जो कि पार्थिव की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही थी, उसे तो मतलब ही नहीं था कि उसके पैर में इस वक्त कोई पड़ करके गिड़गिड़ाया जा रहा है। उसकी नज़र सिर्फ पार्थिव पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्थिव ने पूरे कॉलेज में ही अनाउंस कर दिया हो कि अब आयु यानी कि आयुषी उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। आयुषी तुरंत ही अपने कदम को पीछे करते हुए कहती है, ठीक है, उठ जाओ। आयु जो पार्थिव का हाथ पकड़ती है और उसे भीड़ से खींचते हुए अपने पास ले आते हुए कहती है, चलो। पार्थिव जो कहता है, अरे यार उसे अच्छे से मार तो लेने दिया होता, अभी 2-3 लात और मारना था उसे। आयु जो हल्का सा स्माइल अपने चेहरे पर लाती है, लेकिन फिर से अपने स्माइल को पूरी तरह से वैनिश करते हुए थोड़ा गुस्सा करने का प्रिटेंड करते हुए कहती है, तुम क्या हर जगह पर लड़ाई करते फिरोगे? गुंडे हो तुम? देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पार्थिव जो उसके सामने आता है और वहीं चलते हुए अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, सॉरी मैडम, आप नाराज़ हो गई। और वो अपने कान को भी पकड़ते हुए कहता है, सॉरी, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे कोई मेरी गर्लफ्रेंड को टक्कर मार करके मेरे सामने जा सकता है? हड्डियाँ निकाल करके तोड़ के रख दूंगा उसके। आयु जो उसकी बात को सुनते हुए कहती है, अब इस तरह से सामने सामने चलोगे ना तो पीछे किसी से लड़ जाओगे। पार्थिव जो कहता है, मेरी आंखें भी आपसे लड़ी और दिल भी आपसे लड़ा है, किसी और से लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन तभी आयु जो थोड़ा मुस्कुराते हुए और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अभी पता चलेगा तुम्हें। पीछे एक पोल लगा हुआ था और आयु जो कि पार्थिव से कहती है, देखती हूँ। जाने कैसे ही जैसे पार्थिव उस पोल से लड़ पाता, उससे पहले ही वो घूम करके आयु के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? आयु को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था और वो पार्थिव से कहती है, अरे तुमने क्या पूरे रास्ते के पोल को नाप रखा है और तुम्हें पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है? पार्थिव जो कहता है, काफ़ी तेज़ दिमाग है मेरा, आहान खुराना का भाई हूँ, इंटेलिजेंस भर भर के पड़ी हुई है मेरे दिमाग में। वो बात अलग है कि मैं यूज़ उसे ज़्यादा करना पसंद नहीं करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सेव मोड पर हूँ। आयुषी जो पूछती है, कौन से मोड पर हो? पार्थिव जो कहता है, अभी एनर्जी सेव कर रहा हूँ मैं, बाद में आराम से खर्च करूँगा ना। वही आयु जो से कहती है, अच्छा सुनो ना। अचानक आयुषी के रोल में पूरी तरह से चेंजेस आ गए थे। जितने प्यार से वो पार्थिव से बोली थी, पार्थिव उसके सामने झुकते हुए कहता है, सुनाइए मैडम, सिर्फ आपकी तो सुनता हूँ। आयुषी जिसके गाल को खींचते हुए कहती है, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा क्यूट लड़कियों को क्या लगता है? पार्थिव जो पूछता है, क्या लगता है? आयुषी जो कहती है, जब उसका पसंदीदा लड़का जो कि सबके सामने उसके साथ आकर के खड़ा हो जाता है और सबके अगेंस्ट आकर के उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उससे ना लड़कियां फिदा हो जाती हैं उस लड़के पर। पार्थिव जो कहता है, मतलब कोई मुझ पर भी फिदा हो रहा है? आयुषी जो थोड़ा अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है यार। पार्थिव जो कहता है, तो ठीक है मार लो मुझे। आयुषी जो कहती है, नहीं मुझे ना बस ऐसे गुस्सा आ रहा है और दर्द भी हो रहा है। पार्थिव जो कहता है, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें? तुम सुबह से ऐसे ही लग रही हो, एक तो इतनी कंफ्यूज, जब से मिला तब से कभी फ्लर्ट मारे जा रही हो तो कभी गुस्सा किए जा रही हो, कभी अजीब से मुंह बनाने लग रही हो, सब ठीक तो है? आयुषी जो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है यार, एक तो ये क्रैम्प्स ही ख़त्म नहीं हो रहे मेरे। जैसे पार्थिव की सुनता है, वो तुरंत ही आयुषी के सामने आकर के उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्रैम्प्स? मतलब तुम्हें वो वाली दिक्कत है? आयुषी जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वही दिक्कत है, और इसमें ना मेरे मूड्स बदलते रहते हैं। कभी तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन कभी मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे ये प्यारे प्यारे बालों को मैं नोच नोच करके तुम्हें गंजा कर दूँ। वही पार्थिव तुरंत ही अपने बालों पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं करना, माना कि तुम्हारा हो चुका हूँ, मगर फिर भी इतना भी घटिया नहीं दिखना मुझे। तो ये बताओ पहले कि तुम्हारे मूड स्विंग्स ठीक कैसे होंगे और ये क्रैम्प्स कैसे ठीक होते हैं?
वही आयुषी उसको बताते हुए कहती है, उसके लिए कोई मेडिसिन थोड़ी ना बना है, ऐसे ही ठीक करना पड़ता है, झेलना पड़ता है इसे। पार्थिव जो कहता है, बाप रे, इतना पेन तुम झेलती हो, कोई दवा भी नहीं लेती? आयुषी जो कहती है, नहीं, बस थोड़ा बहुत कोई अच्छे से बात कर ले, अच्छे से मेरी केयर कर दे, मुझे पैम्पर कर दे, बस और क्या चाहिए मुझे। पार्थिव जो कहता है, ओके मैडम, तो फिर मैं हूँ ना उसके लिए, आप बस हुक्म जताइए मेरे ऊपर, बताइए आप क्या खाएंगी। आयुषी जो उसके पीठ पर ज़ोर से मारते हुए कहती है, एक तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि मैं इस वक्त कुछ खाऊंगी। पार्थिव जो थोड़ा नाटक करते हुए पीठ पर सहलाते हुए कहता है, काफ़ी स्ट्रांग हो तुम। और उसको कैंटीन में ले जा करके उसके हाथ को पकड़ करके प्यार से बैठाते हुए कहता है, परेशान नहीं हो तुम, ठीक है, तुम ये बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वहीं जैसे आयुषी अकेले बैठी थी कि तभी दो लड़कियां उसके बगल में आकर के बैठते हुए कहती हैं, हेलो आयुषी जी। दूसरी लड़की भी काफ़ी स्टाइल से कहती है, हेलो मिस क्यूटी पाई। कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा रॉब हो गए होंगे आपके। वही दूसरी लड़की जो कहती है, अरे होंगे भी क्यों नहीं, आप पार्थिव खुराना के साथ जो घूम रही हैं। आयुषी जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है, देखो इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर तुम दोनों नहीं चाहते हो कि मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत करूँ तो भाग जाओ यहाँ से। वो एक लड़की जो कि उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आने लगा तुम्हें आजकल? पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर डर करके रहती थी, एक दिन में पार्थिव तुम्हारे साथ क्यों घूमने लगा, बहुत एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर। वही दूसरी लड़की भी उसके हाथ को धीरे धीरे अपने हाथ से सहलाते हुए कहती है, मैडम को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। और ये बोलकर अचानक ही उसकी उंगली को ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, अपनी गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो। और वही दूसरी लड़की कहती है, और साथ में अपनी नज़र को भी पार्थिव के ऊपर से हटा लो मैडम। मुझे पता है कि तुम ही खुद उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, वरना पार्थिव तुम जैसे शॉर्ट, स्टूपिड और हेल्दी और अजीब सी दिखने वाली लड़की पर क्यों मरेगा। लेकिन तभी उन दोनों की नज़र पार्थिव पर जाती है जो अपनी आयुषी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। आयुषी जो अपने हाथ उन दोनों लड़कियों के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ, उठ क्यों गई? पार्थिव के सामने भी ये बोल करके दिखाओ ना। पार्थिव जो उसके सामने एक बड़ा सा ट्रे और एक खूबसूरत सा बकेट रखते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे क्रैम्स और तुम्हारे मूड स्विंग्स का इलाज। वैसे मुझे नहीं पता, सॉरी अगर तुम्हें पसंद आए तो। और साथ में वो दो एम्प्लॉय को भी अपने पीछे पीछे लेकर आ रहा था जो कि खूबसूरत से ट्रे में एक छोटा सा केक उसके लिए लेकर आए थे। पार्थिव की नज़र इस वक्त सिर्फ आयुषी पर ही टिकी हुई थी और वहीं वो दो लड़की जो अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से साइड की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन आयुषी उनको रोकते हुए कहती है, अब आ ही गए तो केक खा करके जाना, इतने प्यार से पार्थिव मेरे लिए लेकर आए हैं ना। और ये बोलकर कि वो पार्थिव की तरफ देखने लगती है। पार्थिव उसके प्यारे प्यारे गालों को खींचते हुए कहता है, ऑब्वियसली मेरी क्यूटी पाई, अब आपके ये बुरे बुरे से थोड़े खराब से दिन चल रहे हैं, तो इसमें आपको खुश करने के लिए मुझसे जो करेगा मैं करने की कोशिश करूंगा। आगे जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और चलते रहिए सोल्ड लेवल बॉस पर स्टोरी विद सोमा के साथ।